आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक डिस्कशन करना होगा। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें करते हैं। जैसे कि आपको पहले से पता है कि कोई भी सॉलिड हो तो ये किससे बने होते हैं। कोई भी सॉलिड हो तो ये बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, है ना। ये चीजें आपको पहले से पता है। अब वो स्मॉलर पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकते हैं, है ना। इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको ये पहले से पता है कि कोई भी सॉलिड हो तो वो किससे मिलकर के बने होते हैं? बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कि हमारा सॉलिड बना होता है, इन स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग उस पर्टिकुलर सॉलिड का क्या बोलते हैं? हम लोग इन्हें बोलते हैं कि ये उस पर्टिकुलर सॉलिड का क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये जो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, फिर चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आपस में किसी न किसी फोर्स के द्वारा, या फिर ये कह लीजिए ना किसी अट्रैक्शन के द्वारा, या फिर किसी न किसी बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये सब आपस में जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जिसकी वजह से सॉलिड का फॉर्मेशन हो पाता है। ये सारी चीजें हमें पहले से पता है। तो अब आगे की बात ये है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा सॉलिड बना होता है, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो बेसिकली 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इतनी बात आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और ये 4 टाइप्स किसके बेसिस पर बनाया गया है? ये 4 टाइप्स बनाने का जो बेसिस है वो बेसिस है सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सारे टाइप्स को एक एक करके कंप्लीटली डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। जानते हैं कि आयनिक सॉलिड कैसे बनता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उन प्रॉपर्टीज के रीजंस को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि आपका क्या है? NaCl। अगर हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो हम सबके घरों में होता है, हम सभी जानते हैं इसे। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो आपका NaCl होता है ये आपका क्या है? आयनिक सॉलिड है। कैसे पता कि ये आयनिक सॉलिड है? क्योंकि अगर हम लोग इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखें तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? Na+ और Cl- आयंस है ना। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयंस है। ठीक है, और ये सारे आयंस इसके क्या है? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें क्या हो? जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयंस हो, इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग आयनिक सॉलिड्स में किस तरह के फोर्स काम करते हैं आयंस के बीच, अगर इसे देखें, उस बाइंडिंग फोर्स की बात करें, तो आयनिक सॉलिड्स में आयंस के बीच जो फोर्स काम करता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl के अंदर बहुत सारे Na+ आयंस को Cl- आयंस घेरा हुआ होता है, और बहुत सारे Cl- आयंस को बहुत सारे Na+ आयंस घेरे होते हैं। और इन सारे आयंस के बीच क्या लग रहा होता है? इन सारे आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, और इसी अट्रैक्शन के थ्रू ये सारे आयंस आपस में जुड़े रहते हैं, जिनसे कि फॉर्मेशन हो जाता है हमारे आयनिक सॉलिड का। ठीक है,
तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो शायद आप लोगों को पहले से भी पता है। अब चलिए आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। तो आयनिक सॉलिड की अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बात करनी होगी इसकी कंडक्टिविटी। तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो होता क्या है, जो जब हमारे आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उस वक्त क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये इंसुलेटर होते हैं। हीट के भी ये हीट के और आपके थर्मल दोनों ही चीजों के ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम इन्हें इक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि जब हम लोग आयनिक सॉलिड्स को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इक्वस मीडियम में ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो बात ये है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और क्यों ये इक्वस मीडियम में गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अगर हम रीजन की बात करें तो अब रीजन को आप ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है, जब ये सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उस दौरान क्या रहता है, इनके सारे आयंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस, सारे आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। अब जब वो सारे आयंस आपस में जुड़े हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब एक तरह से वो होगा कि आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाउंड है तो उस केस में आयंस क्या होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, उनमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। तो जिसकी वजह से वो क्या होंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे। एक तरह आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली वो इंसुलेटर ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसे क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, यानी कि इसका इक्वस मीडियम बना लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जब ये वाटर के संपर्क में आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आने पर क्या होता है कि जो आपके ये वाटर होते हैं ना, वाटर में मौजूद ये ऑक्सीजन जो होता है, आपको पता है इस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना, और हाइड्रोजन में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी आयनिक सॉलिड को वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि जो हमारे आयनिक सॉलिड का ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, ये वाटर के ऑक्सीजन के थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है ना उसका, वो वाटर के हाइड्रोजन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से होता क्या है कि इनके आयंस के बीच ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, ये फोर्स कम हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि ये लगभग ये जो फोर्स है वो खत्म ही हो जाता है। जिससे होता क्या है कि ये जो आयंस है ये फ्री हो जाते हैं, और आयंस फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा, वो इजिली मूव कर पाएंगे, और जब वो इजिली मूव कर पाएंगे तो उस केस में वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो यही रीजन है कि जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये इक्वस मीडियम में हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। रीजन वही सिंपल है, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब कि क्योंकि ये क्या होते हैं कि आपके पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस के मिलने से बने होते हैं, और आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयंस जो होते हैं वो एकदम से पास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना, आपस में जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आयनिक सॉलिड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, अब इसके भी रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजन इस तरह से है, पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, मेल्टिंग का मतलब होता है किसी सॉलिड को मेल्ट करना, पिघलाना, मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ले जाना, है ना। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें किसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट करना है
तो हमें मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में जो इसके आयंस बहुत पास पास हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें दूर दूर करना पड़ेगा, है ना। उनके जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे तभी तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाएगा, है ना। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में क्या फर्क है, यही फर्क है कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, कम एकदम से क्या होते हैं, एकदम से जुड़े हुए थे, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू सॉलिड काफी दूर होते हैं। तो जब हमें क्या करना है, आयनिक सॉलिड को मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके आयंस को दूर दूर करना पड़ेगा। तो अब जब हमें इनके आयंस को दूर दूर करना है, तो आयंस को दूर दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, या फिर ये कह लीजिए कि उस अट्रैक्शन को हमें वीक करना पड़ेगा, या ये कह लीजिए कि उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए या वीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट जो है वो ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, है ना। और जब हमें हीट ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। यही रीजन है कि जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। अगर आप इसे कम शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहो तो आप बस इतना बोल सकते हो कि आयनिक सॉलिड्स में चूंकि आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो उसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है। अब बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें वहां पे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वेपर में कन्वर्ट करना है तो आयंस को और ज्यादा दूर दूर करना पड़ेगा। अब जब आयंस को और ज्यादा दूर दूर करना है तो फिर और ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। वहां पे हमें और ज्यादा इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, इस फोर्स को ब्रेक करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड से रिलेटेड कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे, ठीक है। अब अगर हम लोग आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी आप लोग जानते हैं, जितने भी आप इस तरह के कंपाउंड्स जानते हैं कि जहां पे पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयंस से बना होता है, वो सारे क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल होते हैं। लाइक आपका NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए आयनिक सॉलिड्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स की अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मेटालिक सॉलिड्स में सबसे पहले अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं इस चीज को मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम लोग मेटल की बात करें ना, तो मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल की अगर हम लोग बात करें, मतलब मेटल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो मेटल में होता क्या है, ये मेटल जो होते हैं इनमें क्या, इनकी प्रॉपर्टी ही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। तो अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मेटल्स के, बहुत सारे, किसी भी मेटल, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, मान लीजिए हम आयरन ही ले रहे हैं, तो मेटल के अंदर उसके बहुत सारे एटम्स क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। और ये बहुत सारे एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे M फॉर मेटल और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर लगाया ना N+, का मतलब कि हमें नहीं पता कि कौन सा चार्ज है, 1 2 3 4 कोई भी चार्ज है, तो इतने नंबर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। तो अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होता है, मेटल के अंदर मेटल के बहुत सारे एटम्स होते हैं। वो सारे एटम्स एक्चुअल में एटम के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि वो सब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बना लेते हैं। तो मेटल के अंदर ये बहुत सारे आयंस और इन आयंस के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स, इन आयंस के द्वारा रिलीज किए गए इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से रहते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और आपके मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच अपना अट्रैक्शन जो है वो काम करता रहता है। तो अगर हम लोग मेटल्स की बात करें ना, तो मेटल्स के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन का सी होता है और उस इलेक्ट्रॉन के सी में आपके जो आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड
मेटल्स आयंस है वो डूबे रहते हैं। ठीक है, मेटल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में मेटल्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। मेटल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो बात हो गई इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब अगर हम लोग इनके बीच लगने वाले बाइंडिंग फोर्स की बात करें, इनके पार्टिकल्स के बीच लगने वाले बाइंडिंग फोर्स की बात करें, तो कौन सा बाइंडिंग फोर्स इसमें लग रहा होता है, मेटालिक बॉन्ड। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन के पूरे क्लाउड में पॉजिटिवली चार्ज आयंस का ये जो डूबे रहते हैं ना, और जो इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच ये जो आपका अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग बाइंडिंग फोर्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स में जो बाइंडिंग फोर्स काम करता है वो होता है आपका मेटालिक बॉन्डिंग। दो बातें आपकी क्लियर हो गई, पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है। तो अगर हम लोग इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मतलब ये आपके इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल दोनों ही केस में ये गुड कंडक्टर होते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन आप लोग खुद सोच सकते हैं। इस डायग्राम को देख करके आपको पता है कि मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इतने सारे इसके पास पूरा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। ये तो मोबाइल होते हैं, फ्री एंड मोबाइल होते हैं। तो बहुत सारे फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की वजह से जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा पॉइंट है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर डी में। तो पॉइंट नंबर डी में मैं आपको बता दूं कि जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। वैसे तो मैं आपको मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रही थी तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि वैसे तो मेटल्स को हम लोग ये मानते हैं कि हाँ जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। वैसे डी ब्लॉक वाली जो फैमिली है, मतलब डी ब्लॉक जो है उसके तो सारे ही मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जनरली यही कहा जाता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं। अब एस ब्लॉक वाले क्यों सॉफ्ट होते हैं, डी ब्लॉक वाले क्यों हार्ड होते हैं, ये सारी चीजें उसके पीछे का रीजन वो सब मैं वहां पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप लोग जब वो वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें रीजन विथ रीजन समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ के लिए फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जनरली जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। अब मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है, इस बात का क्या मतलब है, मैलिएबल होने का ये मतलब है कि आप मेटल्स को पीट करके इजिली इनके सीड्स बनाए जा सकते हैं, पतली पतली सीड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये मेटल्स मैलिएबल होते हैं, हार्ड होते हैं पर इतने तो लचीले होते ही हैं कि इनको पीट पीट करके इनकी सीड्स बनाई जा सके, पतली पतली सीड्स बनाई जा सके। तो मैलिएबल होते हैं और साथ ही साथ ये डक्टाइल होते हैं, मतलब मेटल्स को क्या कर सकते हैं, इसकी पतली पतली तारें बनाई जा सकती है। मतलब हार्ड होता है पर इतना लचीलापन तो उसमें होता ही है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन कि उनकी पतली पतली तारें बनाई जा सके। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई क्यों होगा, हाई इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या काम कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यानी कि इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग लग रही है। अब जब आप इसे मेल्ट करना चाहोगे तो आपको मेल्ट करने के लिए ये जो फोर्स अंदर काम कर रहा है उसे आपको वीक करना पड़ेगा, मेटालिक बॉन्ड को आपको वीक करना पड़ेगा, उस बॉन्ड को आपको एक तरह से कह लीजिए कि ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको अब जब बॉन्ड को ब्रेक करना है, आयंस को दूर करना है, फोर्स को कम करना है, तो उस फोर्स को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। और हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो इसका तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फेयरली हाई होता है। और अगर हम मेटालिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी मेटल्स आप लोग जानते हैं आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं।
मरकरी को छोड़ दीजिएगा। मरकरी जनरली क्या होती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग देखें तो मरकरी कैसी होती है, लिक्विड के फॉर्म में दिखाई पड़ती है, कम्प्लीटली लिक्विड भी नहीं होती है। जस्ट लाइक कि सॉलिड और लिक्विड के जस्ट बीच का सिचुएशन वहां पर देखने को मिलता है, उसे हम लोग कम्प्लीटली सॉलिड भी नहीं कह सकते, तो उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोग जो भी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के मेटल्स जानते हैं उनको यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर कुछ मेंशन कर दिया है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दोनों तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स की। कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं एटम्स। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड में यही होता है ना कि आपके कार्बन्स जो होते हैं, वन कार्बन जो होता है आपके 4 नए कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है आपका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका है कार्बन एटम, यानी कि एटम है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब क्या है, बहुत सारे कार्बन एटम्स क्या है आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। तो जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं ना जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स जो होते हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में, कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एटम्स। और अगर हम लोग इसमें बाइंडिंग फोर्स की बात करें कि ये जो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़े कैसे हैं, तो इसमें बाइंडिंग फोर्स की बात करें तो इसमें आपका जो बाइंडिंग फोर्स होता है एक्चुअल में वो बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये बनता है आपके कार्बन एटम्स के आपस में 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा, है ना। कार्बन एटम्स क्या करता है, वन कार्बन एटम से कैसे जुड़ा होता है, दोनों तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है और इसके बाइंडिंग फोर्स कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में। तो पॉइंट नंबर सी में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ये आपके हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। जनरली जो मतलब कि जो आपके कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, अगर हम इसके रीजन को देखें तो रीजन क्या है, रीजन इसका ये होता है कि यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स है वो किसके द्वारा जुड़े हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग बॉन्ड है। और जब स्ट्रांग बॉन्ड के थ्रू कोवैलेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहेंगे, एकदम से पास रहेंगे, तो हमारा सॉलिड कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, हार्ड होगा एंड ब्रिटल होगा। ठीक है, हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो कि सॉफ्ट होता है। अब ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अपने स्ट्रक्चर में इसके कुछ पर्सनल अपने प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये ऐसा शो करता है। अभी हम आगे ग्रेफाइट पर पर्टिकुलरली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो हम फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जो आपके कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं मतलब कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं कर पाते, है ना। ये कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है ये इसे शो क्यों नहीं कर पाते, क्यों एज इंसुलेटर बिहेव करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके क्या है, एटम्स है, और वो सब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। अब यहाँ पे कोई फ्री आयन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड में ना तो कोई फ्री आयन होता है ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब फ्री आयन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये कहाँ से कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वही सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं जिनके पास क्या हो, जिनके पास
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयंस हो, है ना। अब यहाँ पे ना ही आयंस है ना ही इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये आपका कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक पॉइंट अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो कि कंडक्टर होता है। अब ये क्यों होता है, ये इसकी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेफाइट के बारे में मैं अभी आपको ये दोनों पॉइंट लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई होता है। अब सवाल ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन है वही उसका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि यहाँ पे चूंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी अट्रैक्शन की वजह से नहीं, किसी जस्ट अट्रैक्शन की वजह से आपस में नहीं जुड़े होते, बल्कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर करके पूरा कोवैलेंट बॉन्ड्स बना हुआ है ना। इनके क्या है, इनके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं। अब जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसे मेल्ट करना चाहोगे, आप इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एटम्स को दूर दूर करना चाहोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोवैलेंट बॉन्ड को वीक करना पड़ेगा, या फिर ये कह लीजिए कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वेरी हाई होगा। ठीक है, अगर हम लोग कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड आपका एग्जांपल होता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरा डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसी तरह से आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसका भी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। सारे एटम्स एल्युमिनियम और नाइट्रोजन जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं, कंप्लीट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इसका एग्जांपल है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट में, जो लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पक्का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। इसके पहले की जो आपने 3 सॉलिड्स देखे तो वहां पे कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। आयनिक सॉलिड्स में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस था, है ना, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयंस थे। मेटालिक सॉलिड की बात करें तो वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल्स थे और उनके द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। और यहीं पे जस्ट आप लोगों ने ये वाला पढ़ा कोवैलेंट सॉलिड, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या है, एटम्स है ना। अभी लास्ट बच रहा है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, बस होता क्या है कि जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच अलग अलग तरह के बाइंडिंग फोर्सेस काम करते हैं। तो उन्हीं बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर से डिवाइड कर दिया गया 3 टाइप्स में। तो अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। क्या है आपके 3 टाइप्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और नॉन पोलर। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड को डिस्कस करते हैं। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल ही रहेगा, है ना। फर्क कहाँ पर आना है हमें, ये जो फर्दर डिवीजन हुआ किसके बेसिस पे हुआ, बाइंडिंग फोर्स के बेसिस पे हुआ। तो बाइंडिंग फोर्स मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नेम से ही क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को ही देख लीजिए, वाटर को आइस फॉर्म में, है ना, वाटर को आइस फॉर्म में देख लीजिए, या फिर आप वाटर को ही देख लीजिए। वाटर में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके H2O होते हैं, ठीक है, H2O होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो H2O में यानी कि वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह का फोर्स काम करता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है ना। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना।
तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल पास पास हो जाते हैं और ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी आपको क्लियर हो गया कि बाइंडिंग फोर्स कैसा है। अब अगर हम लोग बात करें इसके नेचर की कि कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो बर्फ की अगर हम लोग बात करें, आइस हम सबने देखी कैसी होती है, हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वहां पे H2O मॉलिक्यूल्स आपके आइस के अंदर क्या होता है, जो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे H2O मॉलिक्यूल्स आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हैं, कुछ अट्रैक्शन वहां पे काम कर रहा है, कुछ फोर्स वहां पे काम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना। तो कैसा हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ये हीट के इंसुलेटर होते हैं, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों ये मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन वही है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी सॉलिड हो या कोई भी कंपाउंड हो, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट करता है जब उसके पास क्या हो, फ्री आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे कि आप वाटर को ही ले लो, आइस को ही ले लो, अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या यहाँ पे कोई आयन है, नहीं है। क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे आयंस के एब्सेंट होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंट होने की वजह से ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, फिर इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में कोई बॉन्ड तो होता नहीं है, जस्ट क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये क्या है, ये जस्ट अट्रैक्शन है। किसके बीच का अट्रैक्शन है, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का अट्रैक्शन है, जस्ट अट्रैक्शन है। तो कोई बॉन्ड तो है नहीं कि बहुत स्ट्रांग है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट की नीड होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूंकि जस्ट क्या होता है, जस्ट अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको ब्रेक करने के लिए कहीं बहुत ज्यादा हीट की नीड होती नहीं है। इजिली रूम टेम्परेचर पर ही ये बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, और जो आपका आइस है वो इजिली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, यानी कि ये इजिली रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है। ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, वो तो खैर सबके होंगे। सीधे आ जाते हैं हम लोग बाइंडिंग फोर्स में। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह का बाइंडिंग फोर्स काम करता है, ये आप लोगों को पहले से पता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। अब ये कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट क्या है, अट्रैक्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। अगर हम लोग इनके पोलर मॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में बात करें तो ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है, सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो इंटरैक्शन लग रहा है वो क्या है, वो इंटरैक्शन मतलब बहुत वीक इंटरैक्शन है ना। बहुत स्ट्रांग टाइप का तो इंटरैक्शन है नहीं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब एक तरह के स्ट्रांग इंटरैक्शन है। लेकिन जो ये सब आपके होते हैं ना, वंडरवॉल फोर्सेस या फिर ये सब आपके क्या है, ये सब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इस तरह के जो आपके इंटरैक्शंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब वीक टाइप इंटरैक्शन होता है। तो चूंकि यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच वीक टाइप का इंटरैक्शन लगता है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो ये भी इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टिविटी नहीं शो करते। कंडक्टिविटी ना शो कर पाने का रीजन क्या है,
रीजन है इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है, आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। अब जब इसके पास आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम लोग इनके मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएं तो पोलर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, रीजन क्या है? तो रीजन वही है इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। वीक इंटरैक्शन है चूंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन काम कर रहा है वो बहुत वीक है। अब जब मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शन वीक होता है तो हमें क्या है, अगर हमें मान लीजिए HCl ही है, ये सॉलिड फॉर्म में दिया गया है, अब हमें इसे मेल्ट करना है तो हमें इसको मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो HCl आपस में, HCl के मॉलिक्यूल्स जो आपस में सटे हुए हैं उनको हमें दूर दूर करना पड़ेगा, है ना। जब भी हमें किसी कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, मेल्ट करना होता है, तो वहां पे एक्चुअल में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअल में उसके अंदर हो क्या रहा होता है? एक्चुअल में उसके अंदर यही हो रहा होता है ना कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, वो बॉन्ड वीक हो रहा होता है ना। अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हमें किसी पोलर मॉलिक्यूल को मेल्ट करना है, उसके बीच लगने वाले फोर्स को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुत ही वीक फोर्स काम कर रहा है, बहुत ही वीक तरह का इंटरेक्शन काम कर रहा है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही लेस हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट्स वाई पोलर मॉलिक्यूल्स का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका HCl, SO2, ठीक है। इसी तरह से और भी जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी क्या होता है, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जिनमें पोलैरिटी 0 होती है, उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच किस तरह का बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा होता है, किस तरह का इंटरेक्शन काम करता है, यहाँ पे आपका काम करता है डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस। और डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। ये चीजें आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब चूंकि ये फोर्स बहुत वीक होता है तो इस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस इंटरेक्शन की वजह से पास तो होंगे, पर इतने भी पास नहीं होंगे कि बहुत हार्ड हो जाए, है ना, एकदम से क्लोजली पैक्ड भी नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टी की बात करें कि इनमें कंडक्टिविटी की गुण है या नहीं है, तो नहीं होता है, ये इंसुलेटर होते हैं। और इसका रीजन अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, इस वजह से ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही लो होता है, वेरी लो होता है। वाई? तो रीजन इसका है वीक इंटरेक्शंस, डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस। वीक इंटरेक्शंस है और वीक इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए हमें लेस हीट की नीड होती है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स है हमारा CCl4 और भी जितने भी नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, ये है। और उसके अलावा जो आपके ये नोबल गैसेस होते हैं, लाइक हीलियम है, आपका आर्गन है, ये भी आपके नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में आते हैं। वैसे तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपके फ्री एटॉमिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं आपके नोबल गैसेस, बट इन्हें नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इनके बीच ये जो एटम्स होते हैं ना, इनके बीच आपका डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें भी इसके एग्जाम्पल्स में रखा गया। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये आपके नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये सब बेसिकली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर ये आपके जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, ये वैसे तो गैस होते हैं, हाँ, लेकिन इनको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से हम इन्हें मॉलिकुलर सॉलिड्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड भी कंप्लीट हो गया है।
अब हम लोग जो हमने लास्ट में डिस्कशन के लिए छोड़ा था ग्रेफाइट, अब इसे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि जो आपके कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और हार्ड इन नेचर होते हैं। लेकिन आपका ग्रेफाइट ऐसा अकेला है जो कि क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में आपका ऐसा अकेला है जो कि क्या होता है, सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके रीजन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, अगर हम क्या करें, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसके स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ये कुछ सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत रखी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सीट है, फिर उसके ऊपर दूसरी सीट रखी है, फिर इसी के ऊपर तीसरी सीट्स होती है, फिर ऐसे ऐसे सीट्स जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सीटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और सीट्स एक दूसरे के ऊपर परतों में रखी रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके बीच, इन सीट्स के बीच में, इन परतों के बीच में क्या होता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स काम कर रहा होता है। तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के काम करने की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे अभी आप लोग इतने सारे सॉलिड्स पढ़े हो, पूरा आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप लोग पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, वहां पे आप लोगों ने देखा ना कि हार्ड वो होते हैं जहां पे क्या होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इनके परतों के बीच में क्या है, वीक, मतलब आपका वीक वॉन्डरवॉल फोर्स काम कर रहा है, वीक फोर्स काम कर रहा है। इसी वजह से ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। वीक फोर्सेस की वजह से सॉफ्ट होते हैं, और जो हार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से हार्ड होते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई इसके सॉफ्ट होने के पीछे के रीजन की। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें कि ये कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसमें आपके मतलब ग्रेफाइट में किसी एक कार्बन एटम को कंसीडर करें कि उसने किस तरह की बॉन्डिंग की है, उसके सराउंडिंग कौन सा हाइब्रिडेशन है, अगर ये सब चीजें डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका 1 कार्बन एटम जो होता है ना, वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। 1 कार्बन एटम क्या होता है, 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। आपको पता है कि कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्या होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2s में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2p में होते हैं। दिस मीन्स, हालांकि जब इसमें हाइब्रिडेशन होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाता है, तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। खैर, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं आपको यहाँ से मोटा मोटा ऊपर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, ये आपको पहले से पता है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, आपके 3 कार्बन के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री फॉर्म में रह जाता है। इन सारे कार्बन्स में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक फ्री फॉर्म में रहते हैं। तो पर्टिकुलरली ग्रेफाइट के केस में सारे कार्बन्स के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से जो आपका ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें सभी कार्बन में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे। दैट्स वाई आपका ग्रेफाइट जो होता है ये कंडक्टर होता है।